उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि, इस मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई थी और एक बड़ा झटका लगा है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को। कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें इस पूरे इलाके का 13 एकड़ ज़मीन है तकरीबन, उस पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया गया था। नुज़ूल को इस पूरे मामले में सर्वे करना था, लेकिन ये पूरी पाबंदी अब लगा दी गई है। 11 अप्रैल तक इस मामले में कोई भी सर्वे अमल में नहीं ला जा सकता, क्योंकि वकीलों का यह कहना है था, सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड और उसके अलावा जो यहाँ पर मस्जिद है और ईदगाह है उसके जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी कि ये अचानक कोर्ट के ज़रिए फैसला लिया गया, हमें नहीं सुना गया। अचानक ये छुप करके ये अपील लगाई गई थी हिंदुवादी संगठनों के ज़रिए और उस पर फैसला कर लिया गया, सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया। हमारी बात भी सुनी जाए, हम भी अपने पेपर्स, अपनी चीज़ें, अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं और जब तक हमारी बात ना सुनी जाए तब तक इस पर स्टे कर दिया जाए। तो कोर्ट ने यह फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में बुधवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए गए अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। अब मामले में 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ईदगाह पक्ष ने रिपोर्ट तैयार करने में रोक की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। ईदगाह का अमीन द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने संबंधी अपने आदेश को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गौड़ा ने 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। अदालत द्वारा यह आदेश 29 मार्च को दिया गया था। इसके बाद ईदगाह और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार इसे रोकने की प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे। इसी कड़ी में मंगलवार को सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम ने प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर मंगलवार को आदेश रिजर्व कर लिया गया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया है कि अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर इसे 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। वादी की अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए आदेश 7/11 के जो प्रार्थना पर विचाराधीन चला आ रहा था, उस तथ्य को छुपा के जो आदेश पारित कर लिया, उसके बरखिलाफ ईदगाह मस्जिद की ओर से 2 प्रार्थना पत्र दिए गए। जनाब 3 को प्रार्थना पत्र दिया गया, 4 को प्रार्थना पत्र और 2 को प्रार्थना पत्र दिया गया, 3 को प्रार्थना पत्र दिया गया। फिर उनके प्रार्थना पत्रों को पुट अपॉन डेट पर आदेश कर दिया गया। कल सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड की ओर से उनके निर्देश पर मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वो प्रार्थना पत्र बहुत डिटेल में था मेरा। मैंने कानून सहित वो प्रार्थना पत्र दिया था न्यायालय में, निवेदन किया था न्यायालय से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार का है कि अगर किसी मुकदमे में 7/11 का प्रार्थना पत्र लग जाता है तो सबसे पहले न्यायालय 7/11 की सुनवाई करेगा। मेरी बात को न्यायालय ने गौर से गंभीरता से सुना और सुनने बाद आदेश पारित किया और उसमें न्यायालय के द्वारा माना गया कि नहीं, हमको आदेश 7/11 के प्रार्थना पत्र आने के बाद तो तब उसमें प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो जाएगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने अमीन रिपोर्ट जो जारी कर दी गई थी उसको वापस लेने का भी आदेश कर दिया है। अब अगली तारीख सुनवाई के लिए कौन सी रखी गई है? 11/4/2023। जो आदेश आपने पढ़ा है उसमें किस तरीके का जो जज साहब हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है? उन्होंने जो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो रूलिंग दाखिल की थी उसको होल्ड किया और उस रूलिंग के बेसिस ये माना कि नहीं, बस्ता पहले सबसे 7/11 की सुनवाई पहले होगी। तो यानी कि अब कोर्ट अमीन का जो आदेश था वो कब तक के लिए रोक दिया गया है? 11/4/23 तक के लिए, जब तक शाही ईदगाह के लिए कोई माना नहीं होगा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट साहब ने जो श्री कृष्ण भगवान वाला जो मुकदमा था उसमें जो अमीन कमीशन के आदेश जारी कर दिए थे, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे जो एप्लीकेशंस लगी थी, हमारे जो ग्राउंड थे, हमारी जो बैच थी, उन्हें सुनने के बाद, उन्हें कंसीडर करने के बाद उसका ऑपरेशन को स्टे कर दिया है और 11 तारीख फिक्स कर दी है इस बात के लिए कि सबसे पहले यह तय किया जाएगा कि वास्तव में जो अमीन कमीशन ने जारी करने के आदेश पारित किए गए वो क्या वादी पक्ष ने ऑनरेबल कोर्ट को गुमराह करते हुए जो सही तथ्य उन्हें छुपाते हुए पारित किया गया, और वो आदेश वास्तव में पारित किया जाना चाहिए था कि वास्तव में मौके का अमीन कमीशन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को भी संज्ञान में होगा था, वादी पक्ष ने चुपचाप एक प्रार्थना पत्र दिया जिसकी कोई कॉपी भी हमें नहीं दी गई और ना ही हमें उसके बारे में बताया गया और अचानक एक आदेश ऑनरेबल कोर्ट से पारित करा गया था। जैसे इस संबंध में हमारी जानकारी हुई, हमारे द्वारा एप्लीकेशन मूव की गई कि अमीन कमीशन का जो आदेश है ऑनरेबल कोर्ट को गुमराह करके पारित करवाया गया है, वादी के द्वारा उसे रिकॉल किया जाए। तो रिकॉल के प्रार्थना पत्र हमारे पेंडिंग है। तब तक के लिए हमने एप्लीकेशन और लगाई थी कि जब तक हमारी एप्लीकेशन मेरिट पर तय हो तब तक अमीन कमीशन का जो आदेश है उसे स्टे किया जाए।
ऑनरेबल कोर्ट ने आज डिटेल में सारी ऑर्डर शीट देखी, क्योंकि ऑर्डर शीट पर भी पहले से मेंशन है कि अमीन कमीशन अभी नहीं जाएगा। उससे पहले हमारी जो दरखास्तें हैं वाद की पोषणीयता के संबंध में, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, उनका डिस्पोजल पहले होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने सारी चीज़ों का मुआयना किया, देखा और हमारे जो ग्राउंड्स थे उन्हें कंसिडर किया, मेंशन किया और आगामी नियत तिथि 11/4/2000 तक अमीन कमीशन जो मौके पर जाने वाला था उस आदेश को स्टे कर दिया। वहीं ईदगाह के सचिव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अमीन रिपोर्ट किए जाने का अदालत का आदेश अभी अदालत ने स्थगित कर दिया है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया है कि अमीन रिपोर्ट का आदेश अदालत ने स्थगित कर दिया है। अब इस संबंध में 11 अप्रैल को सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में वादी पक्ष द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक आदेश करा लिया था अमीन रिपोर्ट का, और जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन में तमाम मुकदमे लंबे थे वहां 7 Rule 11 CPC पर सुना जा रहा है। जहां रिवीजन कोर्ट ने उनका सर्वे का प्राथमिक पत्र खारिज कर दिया हो, लगातार वादी पक्ष सर्वे का और अमीन रिपोर्ट का प्राथमिक पत्र देते रहे हैं और कोर्टों ने माननीय न्यायालय द्वारा लगातार खारिज भी हुए हैं। तो यहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में वादी पक्ष द्वारा 29 तारीख को एक गलत रूप से प्रार्थना पत्र दिया गया। इसकी कोई प्रति, कोई नकल हमें नहीं दी गई थी और ऑर्डर शीट पर यह स्पष्ट उल्लेख था 25 जनवरी को कि पहले 7 Rule 11 CPC पर 30 का और 32 का जो हमारे प्रार्थना पत्र हैं उन पर सुनवाई होना अनिवार्य है, किसी अन्य प्रार्थना पर सुनवाई नहीं होगी। इन तथ्यों की अनदेखी करके वादी पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उस पर अमीन रिपोर्ट का आदेश जारी करा लिया गया। तो हमारे संज्ञान में जब ये तथ्य आया तो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा, प्रार्थना पत्र दिए, शपथ पत्र लगाए और उस आदेश के पर उनका ध्यान आकर्षित कराया। तो माननीय न्यायालय को बहुत अच्छा निर्णय दिया गया है और उन्होंने अमीन रिपोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, स्टे कर दिया है और 11 तारीख उसमें नियत की है। 11 तारीख को उसमें पुनः सुनवाई होगी। तो अभी जो अमीन रिपोर्ट के लिए आदेश जारी किया गया था साहिब ईदगाह या उस क्षेत्र का, तो अब अमीन सर्वे नहीं होगा, उसको रोक दिया गया। तो ये था ईदगाह का मामला जिसको लेकर के मैं आपके सामने आया, क्योंकि इस पूरे मामले को भी गोदी मीडिया ने काफ़ी सुर्खियों में चलाया था जब ये फैसला दिया गया था। आपको याद होगा ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला सामने आया था और उसमें जिस तरह से सर्वे किया गया और सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के लगातार मीडिया जिस तरह से वहाँ पर लाइव कर रही थी कोर्ट से भी और ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के पास से भी जिस तरह से ये पूरी चीज़ें की जा रही थी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया किस तरह से इस तरह के इशूज़ को उठाती है और लगातार जिस पर आपने देखा ज्ञानवापी मामले में लगातार जिस तरह से रिपोर्टिंग की जाती रही और उसको ये साबित करने की फुव्वारे को ये साबित करने की कोशिश की जाती रही कि वो लिंग था, शिवलिंग था और उसको लेकर के लगातार बहस हुई। सोशल मीडिया पर जिस तरह के मीम्स उसको लेकर के बनाए गए वो एक अलग मुद्दा था, लेकिन अब ये इस मामले में भी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया इसको काफ़ी सुर्खियां दे रही थी कि अब इसका सर्वे होगा और अगर आज सर्वे का ऑर्डर दे दिया जाता तो एक बड़ी खबर है, बड़ी हेडलाइन तमाम चैनलों में आप देख रहे होते। लेकिन ये खबर भी पूरी तरह से गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है, पूरी तरह से ये खबर गायब है। कहीं आपने ये खबर चलते हुए नहीं देखी होगी, कुछ पोर्टल में ज़रूर आपको ये नज़र आएगी इसकी हेडिंग कि जिस तरह से, लेकिन उसको जिस तरह से हेडिंग बनती अगर ये मामला होता तो ये कहा जाता कि हिंदू पक्ष के को बड़ा फैसला और मुसलमानों को लगा बड़ा धचका। ये हेडिंग होती इन खबरों की, लेकिन आज दूसरे अंदाज में इन खबरों को पेश किया गया है। तो कहा जा सकता है कि गोदी मीडिया बिल्कुल जिस तरह से खबरों को पेश करती है और जिस तरह से नज़रिया पेश करती है अपना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहस देश में ज़रूर हो रही है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।